जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं वो है पर्यावरण। दोस्तों, पर्यावरण से रिलेटेड भी प्रश्न आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इस वजह से जितने भी एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी की तैयारी करने वाले छात्र हैं वो इस प्रश्नों को ज़रूर देखें। तो ठीक है दोस्तों, समय न गंवाते हुए आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, पर्यावरण के जैविक कारक हैं, यानी कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो पर्यावरण के लिए हैं, मतलब पर्यावरण के द्वारा वो बनते हैं। जैसे पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता, तीसरा है अपघटनकर्ता, चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसमें कह रहा है पर्यावरण के जैविक कारक कौन से हैं। तो दोस्तों, अगर उत्पादक ही नहीं होगा तो उपभोक्ता होंगे नहीं, जब उपभोक्ता नहीं होगा तो अपघटनकर्ता भी नहीं होंगे। तो इसका मतलब होगा कि तीनों का होना आवश्यक है। जैविक कारक में कौन कौन से हो जाएंगे? उत्पादक भी होंगे, उपभोक्ता भी होगा, अपघटनकर्ता भी होंगे और उपरोक्त सभी। यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा 4। ठीक है दोस्तों, आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। संक्रमिका इकोटोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों, ध्यान से प्रश्न को देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्न आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, स्पेशली करके यूपी टेट, सी टेट और टीजीटी पीजीटी वाले स्पेशली करके इस प्रश्न को देखें। पहला है, यह दो अलग अलग पारिस्थितिकी प्रणालियों का संगम बिंदु होता है। दूसरा है, यह दो एक जैसी पारिस्थितिकी प्रणालियों का संगम बिंदु होता है। तीसरा है, यहाँ प्रजातियों का जनसंख्या बहुत कम होता है। या चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि 1, यह दो अलग अलग पारिस्थितिकी प्रणालियों का संगम बिंदु होता है। अब दोस्तों, इसका क्या मतलब है, आइए हम समझाते हैं आपको। दोस्तों, जैसे सपोज दैट, अगर मान लिए कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर, जैसे मान लीजिए जल का एक किनारा हो, मान लिया ऐसे देखिए आप इस पर, यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए ये जल किनारा, यहाँ पर देखिए ढेर सारे वृक्ष हों। तो जहाँ जल और जहाँ पर स्थल होते हैं, दोनों के बीच में जब नमी मिलती है तो वहाँ ढेर सारे झाड़ियाँ, ढेर सारे पेड़ पौधे उगाते हैं। ऐसे स्थल को हम क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी यहाँ पे कह रहा है दो अलग अलग पारिस्थितिकी प्रणालियाँ। दो अलग अलग पारिस्थितिकी प्रणालियों का मतलब है कि एक तो सागरीय प्रणाली, यानी जो महासागरीय प्रणाली है, और दूसरा स्थलीय प्रणाली। दोनों के मिलने से जो संगम बिंदु बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? इकोटोन, जिसे हिंदी में संक्रमिका कहा जाता है। आइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अपघटनकर्ता है, पहला है पशु, दूसरा है जीवाणु, तीसरा है कवक, चौथा है जीवाणु और कवक। यानी इसमें से कौन सा ऐसा है कि जिसमें जो अपघटन करता हो? तो यह दोस्तों आपको याद होगा, जीवाणु और कवक दोनों अपघटन करता है, ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। निम्न में से कौन पर्यावरण के अजैविक कारक नहीं हैं? अजैविक कारक यानी इनमें से कौन से ऐसे हैं जो अजैविक है? पहले ये देख लीजिए। तो जल इसमें अजैविक है, हवा भी अजैविक है, भूमि भी अजैविक है, यानी ये जीवित नहीं है। इसमें जीवित कौन है? तो इसमें पौधों में जान होता है, बिल्कुल। पौधे अगर काट दीजिए तो वो सूख जाएगा, इसका मतलब उसमें जान है, तो यानी जैविक है। तो इसमें ये पहचान है कौन सा जैविक होगा। जो जैविक है वो आपका अजैविक नहीं होगा। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा क्या होगा? पौधे। ठीक है, आइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। पर्यावरण के संदर्भ में शब्द गंदा दर्जन किसको संदर्भित करता है? दोस्तों, अब देखिए, दर्जन यानी 12 तो दिया ही है, दर्जन का मतलब यही होता है। अब गंदा का मतलब क्या हो जाएगा? यानी जो कंटिन्यूसली जो हमारे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, जैविक प्रदूषण हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, उसी को बोला जाता है, जैविक प्रदूषण को बोला जाता है गंदा दर्जन प्रदूषण। तो दोस्तों, पहला कह रहा है 12 सबसे हानिकारक ग्रीन हाउस गैस, ये नहीं हो सकता है। 12 ओजोन क्षारी क्षयकारी पदार्थ, ये भी नहीं है, बल्कि ये है आपका तीसरा 12 सतत जैविक प्रदूषण। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों छठे प्रश्न का। निम्न में से किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? पहला है बगुला, दूसरा है सारस, तीसरा है केचुआ, चौथा है गाय। तो दोस्तों, इसमें जो किसानों का मित्र कहा जाता है वो कहा जाता है किसको? केचुआ को। ये प्रश्न आप लोगों के सामने कई बार आए होंगे। आप लोगों के सामने कई बार तब आए होंगे, या तो आपने एग्जाम दिया होगा तब आया होगा, या तो फिर जब आप पेपर, मॉडल पेपर या अनसॉल्व पेपर या प्रीवियस ईयर का पेपर जब सॉल्व करते हैं तब। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर सफल होना है तो सबसे अच्छा काम ये किया करिए कि मॉडल पेपर ज़रूर सॉल्व किया करिए। मॉडल पेपर जितना, वही पेपर अगर एक बार आपने सॉल्व कर लिया, उसी पेपर का फोटोकॉपी करा के रख ली, दोबारा सॉल्व करिए, तब देखिए क्या मज़ा आता है आपको सॉल्व करने में।
तो ऐसे प्रश्न कई बार पूछते हैं दोस्तों, ठीक है ना। किसानों का मंत्री किसे कहा जाता है? केचुआ को। इसको साइंस इसका कभी कभी दोस्तों केचुआ नाम नहीं दिया रहता है, लिखा रहता है फेरेटिमा फोस्थुमा। फेरेटिमा फोस्थुमा क्यों? क्योंकि केचुआ का जो जूलॉजिकल नेम है, जो वैज्ञानिक नाम है, उसका नाम है फेरेटिमा फोस्थुमा। दोस्तों इसे क्यों किसानों का मित्र कहा जाता है? क्योंकि ये जो है जब जिस खेत में पाए जाते हैं वहाँ पर जो है मतलब उसकी उर्वरता को बढ़ा देते हैं, खेतों की उर्वरता को, मिट्टी में उपजाऊपन ला देता है, इस वजह से इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों 7वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जीवमंडल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है, जीवमंडल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल का संयोजन है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, जीवमंडल उत्तर और दक्षिण ध्रुव के चरम पर नहीं है, बिल्कुल सही है दोस्तों। क्योंकि जितना ज़्यादा अगर वहाँ पे आप जाएंगे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जाएंगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको? बर्फ़ के चट्टान मिलेंगे दोस्तों। तो वहाँ पर आपको क्या जीव नहीं मिलेंगे, मतलब वहाँ पे कौन जाएगा मरने के लिए, क्योंकि वहाँ -95 या 200 लगभग -डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान होता है। तीसरा होगा, जीवों में जीवमंडल में एक समान रूप में से उपस्थित हैं। दोस्तों यही वाला जो प्रश्न है ये गलत है, यानी कि इसका मतलब ये सही है। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 3 और उत्तर नंबर ये तीसरा सही है। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है क्योंकि इसके बारे में बहुत बार पूछता है, जिसका आंसर होगा 5 जून को। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। कार्बन क्रेडिट क्या है? एक क्या है? यह कार्बन उत्सर्जन की अनुमति दी और वास्तव में उत्सर्जित कार्बन के बीच का अंतर है। दूसरा है, यह प्रदूषण को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दी जाने वाली ऋण राशि है। यह ऋण गरीबों को आधुनिक स्टोव खरीदने के लिए दिया जाता है। यह चौथा है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। क्या होगा ये? यह कार्बन उत्सर्जन की अनुमति दी और वास्तव में उत्सर्जन कार्बन के बीच का अंतर है। दोस्तों ये है क्या? कार्बन क्रेडिट ये क्या होता है कि इसमें ये बताया जाता है कौन कितना कार्बन क्रेडिट कर रहा है, कौन कितना कार्बन उत्सर्जित कर रहा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा किया, इसमें ये बताया जाता है कि जितना कम से कम हो सके लोग कार्बन का उत्सर्जन करें। अन्यथा होगा क्या, एक दिन ऐसा आया जाएगा जब लोग कार्बन का उत्सर्जन करने लगेंगे तो ग्लेशियर पिघलेगी तो क्या होगा दोस्तों, सारे ये जितने महाद्वीप है सब डूब जाएंगे। डूबने से क्या होगा, तो ये धरती न रहेगी, न तो इंसान रहेगा, यानी यहाँ पर पर्यावरण नहीं रह जाएगा फिर। ठीक है दोस्तों, अब आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण से होने वाली समस्या है। पहला है डायरिया, दूसरा है कॉलरा, तीसरा है ट्यूबरकुलोसिस, चौथा है बहरापन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्या होगा? बहरापन होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये चौथा, बहरापन। ठीक है। 11वां है, मूंगे के व्यंजन का अर्थ क्या है? जलवायु परिवर्तन के कारण मूंगे रंग और चमक में होने वाला परिवर्तन। दूसरा है, समुद्री व्यापार में होने वाली मछली उद्योग पर अधिक प्रभाव पड़ना, या एक और दो दोनों। चौथा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा 1, जलवायु परिवर्तन के कारण मूंगे रंग और चमक में होने वाला परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, आइए आपका समय लगवाते थोड़ा फास्ट करते हैं दोस्तों। 12, पर्यावरण में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यानी हमारे पर्यावरण में जो ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है? पवन से मिलती है ना। दूसरा यानी ऊर्जा से मिलती है, गलत है। तीसरा पेट्रोलियम। चौथा जो है वो है सूर्य। यानी अगर देखा जाए तो हमारे पर्यावरण का एक मुख्य मात्र स्रोत, सबसे ज़्यादा जो स्रोत का है वो है सूर्य है। कैसे दोस्तों, आप बताइए कि अगर सूर्य ही ना निकले तो उसमें आपका क्या बोलते हैं कि देखा जाए तो जैसे मृदा में क्या होता है, उसमें क्या होगा, नमी नहीं आएगी। नमी नहीं आएगा तो अंकुरण नहीं होगा। अंकुरण नहीं होगा तो क्या होगा, पौधे निकलेंगे नहीं। पौधे नहीं निकलेंगे तो पौधे बड़े नहीं होंगे तो हवाएं नहीं चलेंगी तो बाकी सभी जीव जंतु कैसे जीवित रहेंगे। इसका मतलब अगर पर्यावरण ऊर्जा का प्रमुख स्रोत पूछता है तो क्या होगा, सूर्य होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC और N2O यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सापेक्षिक भूमिका है। इसमें कितना परसेंट है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का भूमिका होता है 60%, उसके बाद मीथेन का होता है 20%, CFC का होता है 14% और N2O का होता है 6%। यानी इसका जो आंसर होगा दोस्तों इसमें 2। ठीक है दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। पृथ्वी का 71% हिस्सा ढका हुआ है। भूतल यानी धरती से, यानी कि स्थल से। दूसरा है हवा से। तीसरा है बादल से। चौथा है जल। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न करता है लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको पता है दोस्तों, हमारे पृथ्वी के कुल 70.8% पर, यानी 70.8% पर
70.8% क्या है, जल है, और वहीं 29.2% पर स्थल है। इसका मतलब ये है कि अगर पूछ रहा है कि पृथ्वी का 71% हिस्सा ढका हुआ किससे ढका हुआ है, तो वो क्या है, जल है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। निम्न में से किसे गैसीय प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? ए है अरेस्टर, दूसरा है भस्मीकरण, तीसरा है अवशोषण, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये सिंपल प्रश्न है, लेकिन इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, तीसरा, अवशोषण के द्वारा हम प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है। दोस्तों वन महोत्सव मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 4 जुलाई को। ठीक है, कब मनाया जाता है, 4 जुलाई को। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग BOD क्या इंगित करता है? यानी BOD का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है दोस्तों, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये क्या है, माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर, दूसरा है माइक्रोबियल प्रदूषण का निम्न स्तर, तीसरा है माइक्रोबियल प्रदूषण का अभाव, चौथा है पूरी तरह से शुद्ध पानी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा पहला, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा पहला। क्या होगा दोस्तों इसका, माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर। ये है दोस्तों इसका पहला के 17 का पहला आंसर होगा। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। ओजोन परत के क्षरण से होने वाली समस्या है, यानी जब ओजोन परत का लेयर यानी ओजोन परत का लेयर डैमेज होता जा रहा है दोस्तों, उससे हमको सबसे ज़्यादा जो हानि पहुंचेगी वो किसको पहुंचेगी? पहला होगा तापमान में बढ़ोतरी। तो दोस्तों ओजोन परत से तापमान में बढ़ोतरी कोई मायने नहीं रखता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से होगा। दूसरा होगा ऑक्सीजन की वातावरण में कमी, थोड़ी बहुत कमी होगी लेकिन उससे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तीसरा है पैराबैंगनी किरणों का पृथ्वी की सतह तक पहुंचना। चौथा है वनस्पति में कमी। तो दोस्तों इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा वो क्या होगा, पैराबैंगनी किरणों का पृथ्वी की सतह तक पहुंचना। और दोस्तों ये किरण इतनी ज़्यादा हानिकारक होती है कि ये जब पहुंचता है पृथ्वी पर तो इंसानों के त्वचा में चर्म रोग यानी स्किन डिसीज़ या स्किन कैंसर जैसी भयानक बीमारी फैला सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। दोस्तों इंसान जितने भी जीव हैं वो सब भी नहीं बच पाएंगे, उन सब भी इनसे के कारण कैंसर के कारण मृत्यु हो सकती है, यहाँ तक कि जलीय जीव भी नहीं बच पाएंगे। और दोस्तों इससे जो है जितने पेड़ पौधे हैं वो सब भी उनको भी हानि पहुंचेगी। तो जब पेड़ पौधे ही नहीं रह जाएंगे तो शुद्ध हवा नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन की वातावरण में कमी, तो ये भी हो सकता है। तापमान में बढ़ोतरी, बिल्कुल जब ऑक्सीजन ही नहीं रह जाएगी तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, तो वहाँ पर तापमान की बढ़ोतरी हो सकती है और वनस्पति में कमी हो सकती है। लेकिन दोस्तों इसमें ये पूछ रहा है कि ओजोन परत के क्षरण से होने वाली समस्या, यानी सबसे ज़्यादा समस्या कौन सी हो सकती है, तो यहाँ पर हो जाएगा पैराबैंगनी किरणों का पृथ्वी की सतह तक पहुँचना। तो दोस्तों अगर ओजोन परत को लेयर को हमको बनाए रखना है तो क्या करना पड़ेगा, CFC के उत्सर्जन कम करना होगा। ये कहाँ से निकलते हैं, जितने भी शीतलक पदार्थ प्रोडक्ट होते हैं, उत्पाद हैं, जैसे AC हो गया यानी एयर कंडीशनर, डीप फ्रीज़र, रेफ्रिजरेटर और डिस्पेंसर, जितने भी ठंडा करने वाले यंत्र हैं उन सब से निकलते हैं। तो इन सब का हमें यूज़ बहुत कम करना होगा। ठीक है दोस्तों, आइए 19वां प्रश्न देखते हैं। किसी भी भू क्षेत्र के कितने प्रतिशत वनों का लिए होना चाहिए? 21%, 25%, 70% और 33%। तो दोस्तों अगर पर्यावरण को बनाए रखना है, सबसे अच्छा बनाए रखना है, तो उसके लिए 33%, यानी हमारे भारत के जैसे हमारे भारत का एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तो इसके 33% हिस्से पर वृक्षों का होना आवश्यक है। लेकिन वर्तमान समय में आपको जानकर खुशी होगी कि हमने 2 साल में थोड़ा सा ग्रोथ किए हैं 0.56 का, यानी इस समय लगभग में देखा जाए तो 25% हमारे यहाँ 25% पूरे भारत के 25% पर वनावरण है। ठीक है ना, वनावरण और वृक्षावरण मिला के देखा जाए तो 25% है दोस्तों। ठीक है, अब आइए अंतिम प्रश्न यानी 20वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए तो दोस्तों इसमें जो पहला है वो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम सभी जितने भी विषय हैं सबके ऐसे ऐसे प्रश्न लेते आए रहेंगे और आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और इसी तरीके से हमारा साथ देते रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।